चैनल। आज की क्लास में हम स्पाइरल मॉडल को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल एंड इटरेटिव मॉडल, ये दो मॉडल हमने डिस्कस किए थे। क्या एप्लीकेशंस है, क्या क्या एडवांटेज रहेंगे, डिसएडवांटेज रहेंगे, फेजेस के बारे में हमने देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा थर्ड मॉडल है जो कि है आपका स्पाइरल मॉडल। एंड स्पाइरल मॉडल काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है एसडीएलसी का। एसडीएलसी की फुल फॉर्म रहती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो स्पाइरल मॉडल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट मॉडल क्यों है? क्योंकि स्पाइरल मॉडल वाटरफॉल मॉडल एंड इटरेटिव मॉडल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, स्पाइरल मॉडल क्या रहेगा? कॉम्बिनेशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल एंड इटरेटिव मॉडल। उसी के साथ साथ अगर हमसे एग्जाम में डेफिनेशन आए कि विच मॉडल प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक एंड इटरेटिव अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑप्शन में हमारे पास वाटरफॉल, इटरेटिव, स्पाइरल मॉडल गिवन है, तो आंसर क्या रहेगा? स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल क्या होता है? ये हमें एक सिस्टमैटिक और इटरेटिव अप्रोच देता है। अब इटरेटिव अप्रोच दे रहा है तो इसलिए ये इटरेटिव मॉडल को फीचर्स अपने पास रखता है। सिस्टमैटिक है तो वाटरफॉल एंड जो हमारा इटरेटिव है दोनों ही एक सिस्टमैटिक अप्रोच देते हैं। और जो मेन फीचर हमारे स्पाइरल मॉडल का होता है वो क्या रहेगा? मेन फीचर है इसका रिस्क हैंडलिंग को सपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर रिस्क हैंडलिंग। जो इटरेटिव मॉडल का ये क्या था? एक ड्रॉबैक था, एंड उस ड्रॉबैक को इस स्पाइरल मॉडल में क्या किया गया? ओवरकम किया गया। स्पाइरल मॉडल किसने प्रपोज किया था? तो बैरी बोहम ने। ठीक है, अब इसका नाम स्पाइरल मॉडल क्यों है? तो इसका नाम स्पाइरल मॉडल इसलिए है कि जो इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है, हम डायग्राम के थ्रू जब इस मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें हम इसको स्पाइरल के फॉर्म में या लूप्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या बन गए? यहाँ पे लूप्स बन गए। एंड ये लूप्स किस तरह से दिखाई दे रहे हैं? स्पाइरल की तरह दिखाई दे रहे हैं। काफी सारे लूप्स यहाँ पे होते हैं। टोटल 4 क्वाड्रेंट हो गए यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब टोटल कितने लूप रहेंगे ये यहाँ पे हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि टोटल कितने लूप रहेंगे। ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं। तो जो डेवलपर होता है वही क्या बता सकता है, एग्जैक्टली बताएगा कि भाई एग्जैक्ट नंबर ऑफ लूप्स यहाँ पे कितने रहेंगे। अब ये जो लूप है इनको क्या कहा जाता है? फेजेस कहा जाता है। तो टोटल हमने देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये टोटल यहाँ पे 4 फेजेस रहेंगे। हर एक लूप का 4 फेज रहेगा। तो अगर ये 3 लूप्स है, अगर यहाँ पे 3 लूप्स है 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे एक फेज के, एक लूप के 4 फेजेस, तो यहाँ पे 3 बार अगर ये इटरेट हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे 12 टाइम्स ये फेजेस आएंगे। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। अब इटरेशन हो रही है इसीलिए ये इटरेटिव मॉडल की अप्रोच को रखता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हेन टू यूज स्पाइरल मॉडल, कब यूज करना चाहिए स्पाइरल मॉडल को? तो यहाँ पे देखो, व्हेन डिलीवरेंस इज रिक्वायर्ड टू बी फ्रीक्वेंट, when the project is large, when requirements are unclear and complex, and the changes may require at any time, large and higher budget project। तो mainly जो वाटरफॉल मॉडल है एंड इटरेटिव मॉडल है उनको हम कब यूज करते हैं? जब हमारी रिक्वायरमेंट, वाटरफॉल मॉडल कब यूज करते हैं? जब हमारी रिक्वायरमेंट फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं रहती। एंड इटरेटिव मॉडल में हम रिक्वायरमेंट में थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं। एंड स्पाइरल मॉडल जनरली कब यूज हो रहा है? जब हमारा प्रोजेक्ट क्या होता है? लार्ज होता है, और जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या रहती है? क्लियर नहीं है। जैसा कि बाकी मॉडल में क्लियर होती है, यहाँ पे क्लियर नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, टाइम टू टाइम यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, और एक लार्ज हाई बजट प्रोजेक्ट यहाँ पे रहता है। मेन फीचर स्पाइरल मॉडल का क्या रहेगा कि ये रिस्क हैंडलिंग को सपोर्ट करता है। तो इतना हो गया स्पाइरल मॉडल के बारे में। ये क्या है? इसका डायग्राम है, यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट है हमारे लूप्स। अब फर्स्ट यहाँ पे क्वाड्रेंट जो है उसमें देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट है यहाँ पे। फर्स्ट फेज क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे सबसे पहले हमें हमारा ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना है
और उसके जितने भी सॉल्यूशंस बन सकते हैं उस ऑब्जेक्टिव को गेट करने के लिए, जितने भी सॉल्यूशंस, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हमें मिल सकते हैं वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब कि क्या हमारी प्रॉब्लम है और क्या उसके सॉल्यूशन रहेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। जो सेकंड यहाँ पे फेज रहेगा वो क्या है, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क। आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क को एंड उसे रिजॉल्व करेंगे, इसीलिए ये रिस्क हैंडलिंग को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। एक अलग से फेज है यहाँ पे इसका। थर्ड यहाँ पे स्टेप क्या रहेगा, डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे रिजोल्व हुए रिस्क, हमारे इशू यहाँ पे रिजोल्व हुए, हमने क्या किया, उसके बाद प्रोडक्ट का जो भी हमारा नेक्स्ट वर्जन डेवलप होगा, ठीक है, रिस्क को रिजोल्व करने के बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास आया वो, देन हम उसे क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। जो प्रोडक्ट हमें मिला उसे हम रिव्यू करेंगे एंड अगर रिक्वायरमेंट है तो हम नेक्स्ट फेज के लिए प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट फेज की प्लानिंग के बाद फिर से ये सारे स्टेप्स रिपीट होंगे, ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, रिस्क रिजॉल्व, देन डेवलप वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट, देन रिव्यू एंड प्लान। तो ये स्टेप्स क्या होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्पाइरल मॉडल के फेजेस हो गए। स्पाइरल मॉडल में जो फेजेस है वो कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो रखे हैं, 4 क्वाड्रेंट में यहाँ पे डिवाइड हुए हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होगी, रिक्वायरमेंट्स हम कलेक्ट करेंगे कस्टमर से, ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करेंगे एंड एलेबोरेटेड एंड एनालाइज्ड एट स्टार्ट ऑफ एवरी फेज, देन उसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हम यहाँ पे देखेंगे। आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व risk. During the second quadrant, all the possible solutions are evaluated to select the best possible solution. ऊपर हमने जितने भी alternative solutions देखे हैं उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, evaluate करेंगे और जो सबसे best solution रहेगा, जिसमें risk क्या है, resolve हो गए हैं, जो सबसे best है उसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, select करेंगे। Then risk associated with that solution, उस सॉल्यूशन के साथ जो भी रिस्क आया है उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, रिस्क क्या होगा, रिजोल्व किया जाएगा। एट द एंड ऑफ दिस क्वाड्रेंट द प्रोटोटाइप इज बिल्ट फॉर द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। डेवलप द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। थर्ड क्वाड्रेंट में आइडेंटिफाइड फीचर्स आर डेवलप्ड एंड वेरीफाइड थ्रू टेस्टिंग। जो थर्ड हमारा क्वाड्रेंट रहेगा उसमें क्या हुए हैं, जो भी फीचर्स है वो यहाँ पे आइडेंटिफाइड फीचर्स है वो डेवलप किए गए, उनको टेस्टिंग के थ्रू वेरीफाई किया गया एंड देन हमारा एक प्रोडक्ट यहाँ पे रेडी हुआ। रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज, कस्टमर यहाँ पे रिव्यू करेगा, ठीक है, एंड नेक्स्ट फेज की प्लानिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। तो ये 4 क्या है, इसके फेजेस रहेंगे। स्पाइरल मॉडल को मेटा मॉडल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्पाइरल मॉडल बाकी काफी सारे मॉडल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स अपने में रखता है। जैसे कि स्पाइरल मॉडल यहाँ पे क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल की जो स्टेप वाइज अप्रोच है वो अपने अंदर रखता है, वो यूज करता है। स्पाइरल मॉडल यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग मॉडल की अप्रोच को यूज करता है एंड ये प्रोटोटाइपिंग जो अप्रोच है ये वो यूज करता है रिस्क हैंडलिंग के टाइम पे, ठीक है। एंड इसके अलावा स्पाइरल मॉडल इटरेटिव मॉडल को भी यूज करता है। स्पाइरल मॉडल यहाँ पे कैन बी कंसिडर्ड एज सपोर्टिंग द इवोल्यूशनरी मॉडल। तो यहाँ पे ये स्पाइरल मॉडल को मेटा मॉडल कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, इन सबको यूज किया जाता है। अगर हमसे पूछा जाए कि स्पाइरल मॉडल रिस्क हैंडलिंग के लिए कौन सी अप्रोच को यूज करता है, तो वो प्रोटोटाइपिंग मॉडल अप्रोच को यूज करता है। एडवांटेजेस क्या क्या रहेंगे, एडवांटेजेस है कि ये इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल अप्रोच है, एम्फेसिस ऑन रिस्क मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी इन रिक्वायरमेंट, इजी से पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं हम, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, अब बार बार में रिव्यू किया जाएगा तो मतलब कि जो प्रोडक्ट आएगा वो अच्छा आएगा तो क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। रिस्क हैंडलिंग यहाँ पे किया जाएगा, प्रोजेक्ट विद मैनी अननोन रिस्क दैट अकर एज द डेवलपमेंट प्रोसीड्स, in that case spiral model is the best development model to follow due to the risk analysis and risk handling at every phase। तो रिस्क हैंडलिंग भी यहाँ पे होता है। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट एंड लार्ज प्रोजेक्ट के लिए स्पाइरल मॉडल को रिकमेंड किया जाता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा यहाँ पे,
Customers can see the development of the product at the early phase of the software development. Improved communication. जो हमारा इटरेटिव मॉडल था उसमें भी कम्युनिकेशन था बट लेस कम्युनिकेशन था, ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है कम्युनिकेशन को. देन डिसएडवांटेज क्या क्या हो जाएंगे भाई, काफी कॉम्प्लेक्स मॉडल है, ये कॉस्टली भी है, रिस्क एनालिसिस जो यहाँ पे करेंगे उसके लिए एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट रहेगी, स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए ठीक नहीं है, डिफिकल्टी इन टाइम मैनेजमेंट रहेगा, स्पाइरल मॉडल कैन बी रिसोर्स इंटेंसिव as it requires a significant investment in planning, risk analysis and evaluations. तो ये क्या था हमारा स्पाइरल मॉडल था, इजी सा है स्पाइरल मॉडल. स्पाइरल मॉडल के बारे में हमें जो दो बातें मेन यहाँ पे याद रखनी है वो क्या क्या है कि एक तो ये कॉम्बिनेशन है बाकी मॉडल्स का, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल एंड इटरेटिव मॉडल का. सेकंड, ये रिस्क हैंडलिंग को सपोर्ट करता है. उसके अलावा ये लार्ज प्रोजेक्ट के लिए रहेगा, स्मॉल प्रोजेक्ट्स में हम इसको यूज नहीं करते हैं. स्पाइरल्स या लूप्स की फॉर्म में इसके फेजेस रहते हैं. फर्स्ट जो फेज रहता है वो क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन रहेगा एंड वहां पे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करेंगे. जो सेकंड फेज होता है उसमें क्या रहेगा, रिस्क आइडेंटिफाई एंड रिजोल्व द रिस्क. थर्ड यहाँ पे क्या आएगा, वहां पे हमारे पास नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट वहां पे हमें मिलेगा. एंड फोर्थ क्या रहेगा, रिव्यू एंड देन प्लानिंग फॉर नेक्स्ट फेज. तो उन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम अगर जब हमारा होगा तो उसमें भी हम इजिली इन पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं. ये क्या थी, मेन बातें थी स्पाइरल मॉडल की. नेक्स्ट जो हमारा मॉडल रहेगा वो रहेगा प्रोटोटाइपिंग मॉडल. ओके.